टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया हुआ है। यदि जिन्होंने नहीं किया है वो भी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वो क्या है वीडियोस को यदि पसंद आते हैं देन ओके लेट अस स्टार्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 20। इसके पहले हमने 19 तक के कंप्लीट किए हुए थे, आप देख सकते हैं लास्ट वीडियोज में। ओके अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से क्या विचार विमर्श प्रक्रिया के लिए लागू नहीं होता है? यानी कि आपकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, विचार विमर्श प्रक्रिया है, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्ट है जो मतलब इसमें फॉलो नहीं किया जाता ब्रेन स्टॉर्मिंग में, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम ब्रेन स्टॉर्मिंग की। आप सभी को पता है जो हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है यानी कि आपके दिमाग में आने वाले जो आइडियाज हैं, आइडियाज जो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है ना। इंस्टेंट में आपको एक कोई टॉपिक दिया गया, ठीक है ना, ऑन द स्पॉट एक टॉपिक दिया गया और आपसे कहा गया आप इस समस्या का कीजिए, समाधान कीजिए। तो आप के दिमाग में उससे रिलेटेड क्या होंगे, बहुत सारे आइडियाज आएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह दूं कि मुझे आप एक कोई ऐसा ऐप बताइए जिसमें क्या हो मेरे मैसेज चले जाए विदाउट मतलब एनी चार्जेस, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, सारे मतलब कमेंट करेंगे, सारी चीज़ें मतलब मुझे आइडियाज देंगे, ठीक है ना। तो उस इंस्टेंट में आपके दिमाग में क्या है, लॉट्स ऑफ आइडियाज आए हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, वही आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाती है, ठीक है ना। हम अगर बात करते हैं आपसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग की जो प्रोसेस होती है उसके अंतर्गत कौन से फैक्ट आते हैं कौन से नहीं आते, इसको भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें हम देखते हैं आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस को लेकर के। इसको क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में ऑसबोर्न द्वारा इस तकनीकी का विकास 1963 में हुआ, ठीक है ना। सेकेंड है हमारा सृजनात्मक समस्या का उद्वेलन किया जाता है। मैंने क्या है आपको एक समस्या दी और आपने क्या है तुरंत उससे जो भी आपके दिमाग में आइडिया जनरेट हुए आपने उसको प्रस्तुत करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो आपको प्रस्तुत करना है उन विचारों को। थर्ड है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है ना, यानी कि आप क्या है आप सारे चिंतन करें, ठीक है ना। इसलिए इस पे क्या है थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि क्वेश्चन एक है, समस्या एक है, उसके सॉल्यूशन क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना। एक ही समस्या के क्या है कई तरीके के सॉल्यूशन है, कई तरीके से क्या है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका अपसारी चिंतन या आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये आपकी इस पे क्या है ब्रेन स्टॉर्मिंग में फोकस किया जाता है आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग पर। ओके कन्वर्जेंट आती है तो वो नहीं होगा, डाइवर्जेंट होगा, ये भी याद रखना आपको। फोर्थ है आपका छोटे बालकों के समूह के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि क्या करना है टीचर को स्टार्टिंग से ही बच्चों को इतना मतलब क्या कर देना है ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस में, मतलब कि इतना मैच्योर बना देना है कि बच्चों के सामने इंस्टेंट में कोई भी मतलब क्या होता है टॉपिक या समस्या आती है तो बच्चे क्या अपने आइडियाज उनके दिमाग में ऑटोमेटिक क्या हो तुरंत जनरेट हो, बच्चे क्या है बेहतर प्रदर्शन कर पाए, ठीक है ना। इसलिए टीचर को स्टार्टिंग से ही कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका बच्चों को समस्या दी जाती है, उन्हें कहा जाता है कि इस पर वाद विवाद करें और जो विचार मन में आए उसे प्रस्तुत करने की कोशिश करें। वही चीज है कि समस्या दी जाएगी, बच्चे विचार प्रस्तुत करेंगे, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट है आपका मौलिक नए विचारों को प्रोत्साहन देना है, यानी कि आप क्या करें नए नए विचारों को क्या कीजिए डेवलप कीजिए, जो भी आपके क्या है जनरेट हो रहे हैं उन्हें जनरेट कीजिए, ठीक है ना। और आप क्या करेंगे उनको टीचर को क्या करना है प्रोत्साहन देना है, बढ़ावा देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका उन विचारों का मूल्यांकन होता है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने क्या उस ऐप से रिलेटेड मुझे क्या दिए आइडियाज दिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया उनका मूल्यांकन किया, मैंने देखा कि हाँ यार कौन सा ऐप बेहतर होगा, मैं ट्राई करके देख लेती हूँ, ठीक है ना, कौन सा बेस्ट होगा मेरी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो वही चीज़ है जब 30 स्टूडेंट की एक क्लास है, फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर ने कोई क्या दिया, टीचर ने अगर कोई क्या एक क्वेश्चन दिया या मतलब एक समस्या दे दी, 30 स्टूडेंट्स ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, अब उनके विचारों का क्या किया जाएगा एवोल्यूशन किया जाएगा और फिर उससे क्या जो बेहतर होगा उसको क्या होगा सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट है हमारा किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं की जा सकती, यानी कि यहाँ पर क्या होगा आलोचना, यानी कि आप विचारों की उनकी आलोचना नहीं कर सकते। जो 30 स्टूडेंट्स ने अपने विचार प्रस्तुत किया आप उनसे ये नहीं कहेंगे कि आपका ये अच्छा नहीं है और आप ये ठीक नहीं है, ये बेहतर नहीं है, तो आप यहाँ पे आलोचना की गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है ना ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस में। तो वही चीज़ है यहाँ पर असमान विचारों का सृजन होता ही होता है, विचारों की आलोचना नहीं होती, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नए के साथ आने के लिए विभिन्न विचारों को जोड़ना, बिल्कुल है आप मौलिक विचारों को क्या दें प्रोत्साहन दें, बिल्कुल अच्छी बात है। फोर्थ है आपका गुणवत्ता की तुलना में मात्रा अधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। आपको जब क्या है आपके दिमाग में आइडिया जनरेट होते हैं तो आप ये सोच समझ के आइडिया जनरेट नहीं कर रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या है कौन सा बेहतर है, हमें कैसे बोलना चाहिए कैसे नहीं बोलना चाहिए। मायने ये रखता है कि आपके दिमाग में आइडिया जनरेट होना चाहिए उस टॉपिक से रिगार्डिंग। ओके इस तरीके से तो आई होप आपको ठीक लगा होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका मार्टिन और हेल वर्सन के अकॉर्डिंग जब छोटे बच्चों ने लिंग के असंगत व्यवहार का अवलोकन किया तो उनमें यह प्रवृत्ति थी, किस तरीके की प्रवृत्ति थी, ठीक है ना। जब छोटे बच्चों ने क्या है जो आपकी जेंडर जो आपकी क्या है जेंडर आप क्या क्या बोलते हैं इनको इनकंसिस्टेंट पाया गया,
तो उसमें किस तरीके का क्या है बच्चों में प्रवृत्ति देखी गई। तो बच्चों में कैसी प्रवृत्ति देखी गई, इन्होंने बताया मार्टिन एंड हल्वर्सन ने, ठीक है ना। अर्थात मैं आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, बच्चे हैं, लड़का है लड़की है, ठीक है ना, आप क्या कर रहे हैं उनके साथ, उनके मतलब आप बता रहे हैं उनको कि हम लड़का है, यू आर अ बॉय, आप लड़के हो, लड़के की तरीके से ही काम करो, लड़की की तरह काम मत करो, ठीक है ना। लड़की है, आपने कहा कि आप लड़की हैं, आप लड़की की तरह ही काम कर सकते हैं, आप लड़के की तरह नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिकेट की बात की जाती है पहले, ठीक है ना, अब लड़का है, लड़का खेल रहा, कोई बात नहीं, अगर उसने घर के काम स्टार्ट कर दिया, उन्होंने कहा आप लड़का होकर के ये काम कर रहे हैं, लड़की ने अगर क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया तो आप लड़के होकर के ये कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके की क्या है उनके दिमाग में टेंडेंसी आ गई, ये एक असंगत व्यवहार हुआ, ठीक है ना। हमने लड़की को जाने नहीं दिया बाहर, ठीक है ना, ये सारी चीजें, लड़के को ओवर छूट दे दी, ठीक, लाइक दिस, मतलब आपने क्या किया, ये एक जेंडर से रिलेटेड यानी कि असंगत व्यवहार का क्या किया आपने वहां पे प्रदर्शन किया हुआ है, ठीक है ना। तो जब बच्चों ने इस चीज को अवलोकन किया तो उनके दिमाग में क्या है, ये टेंडेंसी आ गई कि हाँ, आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूँ और मैं लड़की के जैसे कार्य नहीं करूंगा, ठीक है ना, मुझे बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट है इन घर के कामों में, ठीक है ना, मुझे तो मेरा तो खाना और खेलना ही काम है, लाइक दिस। इसी तरीके से बेचारी लड़की क्या कर रही है, वो सोच रही है हाँ हाँ, नहीं मतलब कि मुझे तो घर के काम ही करने पड़ेंगे, मैं खेलने नहीं जा सकती, मुझे पढ़ाई करने नहीं भेजा जाता है, ठीक है ना। तो उसने अपनी ऐसी टेंडेंसी बना दी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इन्होंने स्पष्ट की है जेंडर स्कीमा थ्योरी के माध्यम से, आपके मार्टिन एंड हेल्वर्सन ने। ओके, इसी को इन्होंने बताया है कि जब बच्चों के दिमाग में ये प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है तो उसको उन्होंने बताया है स्मृति की विकृति। जो आपकी स्मृति है, जो आपकी स्मृति क्या कहलाती है, आपके जो भी मतलब क्या होते हैं, अनुभव होते हैं, ठीक है ना। आपके अनुभव का क्या हो रहा है, संगठन हो रहा है आपके दिमाग में, ठीक है ना। आप उसका क्या है, संग्रह करके रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया, उस क्वेश्चन को आपने अपनी स्मृति में स्टोर कर लिया कि हाँ ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसको हमें गलत नहीं करना है, इसका आंसर रियलिटी में ये है, ठीक है ना, इसको टिक करके आऊंगा। तो आपने वो स्मृति में स्टोर कर लिया। तो ऐसे ही बच्चों ने क्या किया है, अपनी स्मृति में स्टोर कर लिया कि वो लड़का है और वो लड़की है। तो ये असंगत व्यवहार देखा और इसी को इन्होंने क्या है, हेल्वर्सन ने क्या नाम दिया है, आपकी स्मृति की विकृति। आपकी स्मृति में, बच्चों की स्मृति में क्या आ गई, विकृति आ गई वहां पर, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एनोरेक्सिया नार्वोसा। क्या है, एनोरेक्सिया नार्वोसा से ग्रसित बच्चों को विशिष्ट रूप से क्या समस्या होती है। तो आप यहाँ पर क्या है, जैसे आवेश नियंत्रण के साथ समस्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। शरीर प्रतिमा के साथ समस्या है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। आपका जो आंसर है, शरीर प्रतिमा के साथ समस्याएं होती है, ठीक है ना। कम शारीरिक व्यायाम ये भी नहीं होता, अत्यधिक भोजन करना ये भी नहीं कहलाता। कम जो आपकी शरीर प्रतिमा के साथ समस्याएं कैसी आती हैं, एनोरेक्सिया जो नार्वोसा है, इसके अंतर्गत ये जनरली क्या है, किशोरों में देखी जाती है, ठीक है ना। एक ये ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड होती है, यानी कि क्या होते हैं, जब किशोर हो या किशोरी हो, वो करते क्या है एक्चुअली, अपने बॉडी को क्या फिजिकली मेंटेन रखने के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों को, ठीक है ना, कि जिससे वो क्या उनके शरीर में फैट ना बढ़े, ठीक है ना, दुर्बल चीजें मतलब दुर्बल मतलब कर सके उन्हें, यानी कि उनको पतला कर सके, ऐसे फैट लेना, ऐसे मतलब प्रोडक्ट खाना क्या वो पसंद करते हैं, ठीक है ना। और एक तो खाना ही पसंद नहीं करते, मतलब बहुत खाना बहुत ही कम कर देते हैं, क्वांटिटी जो खाने की होती है वो कम हो जाती है। इस तरीके से आपका क्या कहलाता है, ये ईटिंग डिसऑर्डर कहलाता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, इसको मैं आपको क्या दिखा सकती हूँ, 11th क्लास के आपकी जो आपकी मनोविज्ञान है उसमें दिया हुआ है एनोरेक्सिया नार्वोसा, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ है ऐसा ही आहार ग्रहण संबंधी क्या ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसे स्वयं को भूखा रखते हुए क्या दुबला बनाने के लिए क्या दुबला बनने का कठिन प्रयास किया जाता है। किशोरों को अपने भोजन से कुछ खाद्य पदार्थों को निकालते अथवा केवल दुर्बल खाद्य पदार्थों को क्या होता है, उनका सेवन करते हुए आप देखेंगे, ठीक है ना। ये होता है एनोरेक्सिया नार्वोसा है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात की जाती है टैगोर की, ठीक है ना। टैगोर द्वारा एक कहानी को याद रखने में बच्चे की मदद करने की अधिक संभावना क्या है। टैगोर ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को क्या है कहानी याद हो जाए तो आप कैसे मदद कर सकते हैं, किस तरीके से मदद कर सकते हैं, क्या कहानी का नैतिक बता करके, क्या कहानी का आप नैतिक बताएंगे तो बच्चों को क्या है कहानी याद रहेगी, ठीक है ना। या अगर हम बात करें क्या आप कहानी का आकार बता करके, क्या आप अक्षरों का फॉन्ट बता करके, या शीर्षक का रंग बता करके। तो सभी को पता है कि हम जब बच्चों को कहानी का नैतिक बताते हैं कि इस कहानी में आपको अच्छा क्या मैसेज मिलता है। आपने देखा होगा आज भी मतलब कि क्या स्टोरीज आती है टीवी में, लास्ट में मोरल दिया जाता है, ठीक है ना, कि आप इस कहानी से क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है बच्चों में, हाँ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे आपको बच्चों को क्या है कहानी याद रहती है, ठीक है ना। अब हम अगला बात करते हैं 24 नंबर, सोने से पहले आहार से कैफीन और चीनी को समाप्त करना इसे सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। सोने से पहले अगर आप अपने आहार से क्या हटा दें, कैफीन की मात्रा को हटा दें, चीनी को समाप्त कर दें, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे होगा कि आपकी नींद अच्छी आएगी, ठीक है ना, तनाव में कमी आएगी,
मांसपेशियों के बेहतर प्रकार होंगे, अच्छी नींद आएगी, पोषक तत्वों का अच्छा अवशोषण होगा। तो इसका जो आंसर है वो अच्छी नींद आएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमें नींद आ रही है, हमने चाय पी ली, तो हमारी नींद तो गायब हो गई ना, हमारी नींद क्या हो गई? गायब हो गई। क्यों? चाय में क्या होता है? कैफीन की मात्रा होती है, ठीक है ना। ऐसे ही वो आपका चीनी होता है, तो चीनी में भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जो आपके क्या है, नींद को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने चाय पी ली, अब हम बोलते हैं हमारी चाय पी ली, अब हमें नींद नहीं आएगी, 2 घंटे हम जग सकते हैं, ठीक है ना। जनरली लोग ऐसा करते हैं। तो वही चीज बताई जा रही, अगर आपने क्या किया, आपने आहार से, ठीक है ना, आप जो भी आहार ले रहे हैं, अगर उनमें कैफीन की मात्रा है, चीनी की मात्रा है, और अगर आपने उस आहार को नहीं लिया जिसमें ये सारी मात्राएं हैं, तो क्या होगा? बेहतर है कि स्वाभाविक है कि आपको क्या होगा? नींद अच्छी आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें हमारे बॉडी में जाएंगी ही नहीं, तो हमें नींद अच्छी आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, आमतौर पर अर्थगत स्मृति में जानकारी कैसे संग्रहित की जाती है? अर्थगत स्मृति जैसा कि आपकी सिमेंटिक मेमोरी, आप सभी जानते होंगे सिमेंटिक मेमोरी के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके पहले। सबसे पहले क्या, दीर्घकालिक मेमोरी होती है, ठीक है ना, लघु भी होती है आपकी, ठीक है ना, लघु मेमोरी होती है, ठीक है ना, संवेदी वाली होती है। फिर आपकी दीर्घकालिक आती है। दीर्घकालिक जो होती है आपकी, ये 2 टाइप्स होती है, एक होती है एपिसोडिक और सेकेंड होती है आपकी सीमेंटिक। एपिसोडिक की बात की जाती है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, घटना परक जो होती है, ठीक है ना। आपके जीवन में, ठीक है ना, या व्यक्तिगत हो या हर पर्सन के जीवन में जो भी घटनाएं घटी, आप बताइए क्या आप भूल पाए हो उन घटना को? कभी नहीं भूले हुए होंगे, ठीक है ना। इवन आपको ये भी याद रहता है कि कब हुई, किस टाइम पे हुई, कौन सा सीजन था, ठीक है ना। ये सारी चीजें, डेट दिन, इवन मैक्सिमम याद रहता है, सब कुछ याद रहेगा आपको, बिल्कुल रहता है। हर पर्सनल मतलब व्यक्ति के लाइफ में ऐसा होता है। वो ऐसी स्टोरीज क्या कहलाती है आपकी? एपिसोडिक मतलब स्टोरी रहती है, एपिसोडिक घटनाएं रहती है, ठीक है ना, घटना परक स्टोरी है। अगर बात की जाती है दीर्घकालिक स्मृति में, जो हमारा सेकेंड है अर्थगत स्मृति, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं? अर्थगत स्मृति, यानी कि मैंने आज आपको क्या है, आपका क्या बताया? एनोरेक्सिया नार्वोजा बताया, ठीक है ना। अब आपको ये तो पता है एनोरेक्सिया नार्वोजा क्या है, आप इसके अर्थ को समझते हैं, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि मैम ने किस दिन पढ़ाया हुआ था, ठीक है ना। क्या आपको ये याद रहेगा? क्या नहीं याद रहेगा। तो सेम वहाँ चीज बताई जा रही है कि आप जब क्या उसकी मतलब मेन फैक्ट को याद रख पाए, ठीक है ना, कि आखिर क्या है, डेट डेट याद नहीं रख पाए, तो आपका कहलाता है वो सीमेंटिक, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन ये है कि आमतौर पर अर्थगत स्मृति में जानकारी कैसे संग्रहित होती है, ठीक है ना। अब इसको जानकारी संग्रहित करना है अर्थगत स्मृति में, तो कैसे होगी? क्या आपको डेट याद रखना है? नहीं। क्या आपको समय याद रखना है? नहीं। आपको सिर्फ उसका क्या मेन थीम याद रखना है कि ये चीज है। और ये कब आपकी संग्रहित होगी? क्या आपके अंदर कौशल होना चाहिए, क्या आपके अंदर कार्य होना चाहिए, क्या आपके अंदर समूह होना चाहिए, या फिर नेटवर्कों के माध्यम से? तो आप जानते हैं जिस व्यक्ति का नेटवर्क जितना बेहतर होगा, वो क्या है, चीजों को उतनी अच्छी तरीके से कैचअप कर पाएगा। अगर मैं बात करती हूँ, जैसे आपको अगर जीन प्याजे पढ़ाया गया, ठीक है ना, आपने मुझसे भी जीन प्याजे पढ़ा, ठीक है, अपनी कोचिंग में भी पढ़ा, आपने स्टूडेंट से डिस्कस किया ग्रुप में, ठीक है ना, आपने वीडियोस के माध्यम से उस चीज को समझा, आपने सेल्फ स्टडी की। अब आप बताइए क्या आप भूल जाएंगे क्या? और आपने अगर, जैसा मैंने आपको एनोरेक्सिया नार्वोजा बताया, आपको मैंने सिर्फ एक ही बार बताया, आपका नेटवर्क यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ही जगह आपने सुना, दूसरी जगह कहीं नहीं सुना, तो वो नेटवर्क क्या हो गया, वीक हो गया। तो क्या ये स्टोरी, ये जो आपकी एनोरेक्सिया नार्वोजा है, लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग रहेगा क्या? ठीक है ना। तो आपका जो ये जानकारी संग्रहित होती है, तो वो नेटवर्क के माध्यम से होती है। जब एक ही चीज को कई जगह से आप मतलब क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या हो रही है, आपको वो जानकारी आपके दिमाग में क्या है, नेटवर्क के माध्यम से संग्रहित होती जा रही, संग्रहित होती जा रही। फिर हमने कैचअप की, फिर हमने कैचअप की, फिर हमने कैचअप की। तो ये सारी चीजें क्या है, नेटवर्क के माध्यम से होती है, ठीक है ना। आपका नेटवर्क जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपकी मेमोरी उतनी ही, आपकी जो सिमेंटिक मेमोरी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है ना, ये मतलब, यानी कि आपको चीजें भूलेंगी नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कौन सा आरेख दर्शाता है कि शुरुआती वर्षों के दौरान शिक्षा में निवेश का रिटर्न अधिकतम है, ठीक है ना। कौन सा आरेख दर्शाता है? तो इनमें से कुछ नाम दिए हैं, हैकमैन है, आपका विस्कॉन्सिन है, हरलॉक है, और प्रोबर्टी है, यानी कि प्यूबर्टी यौनता है, ठीक है ना। इनमें से आपको नाम याद रखना है, हैकमैन है। मैं इसके बारे में भी ज़्यादा तो नहीं है मुझे डिटेल में जानकारी, लेकिन हाँ, इसका जो आंसर है वो हैकमैन करके दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं इसमें, ठीक। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका मृदु मंदता, जो मानसिक मंदता की श्रेणी है, जिसमें आईक्यू होता है, वो कितना आईक्यू होता है? आपने पढ़ा होगा जो मानसिक जो मंदता होती है उसमें कितनी श्रेणी के लोग आते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं, जो आपने ये जो बुद्धि लब्धि का वो क्या किया गया है,
क्लासिफिकेशन किया गया है तो 70 से कम जो होते हैं वो कैसे लोग होते हैं, मंदित लोग होते हैं, ठीक है ना, रिटार्डेड लोग होते हैं, ठीक है ना, जो आपकी मानसिक मंदता में। तो IQ कितना हो गया, 70 से कम होगा, अर्थात यहाँ पे कितना होगा, 70 को टच करना है तो 50 से 69 के बीच में हो जाएगा, ठीक है ना। ये नेक्स्ट है आपका बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के कौशल में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है। यानी कि बच्चे क्या है, बच्चे अपनी समस्याओं को सुलझा सके तो उनके कौशल में सुधार हो, ठीक है ना। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, या उनके अंदर ऐसा कौशल क्या डेवलप कर दें, ऐसे कौशल जिससे वो अपनी समस्याओं को खुद सुलझा सके। उपरोक्त सभी केवल विचारों के बारे में बात करने या लिखने के लिए बच्चों को आमंत्रित करें, बच्चों से केवल कहानियों के लिए चित्र बनाने को कहें, या केवल ब्लॉक या मॉडल का उपयोग करें। तो आपको पता है विचारों में मतलब बात करना भी जरूरी है, कहानियां चित्र बनाने भी जरूरी है, और आपके ब्लॉग या मॉडल का उपयोग भी करना जरूरी है। इवन क्या है, आपके सभी आंसर हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। आंसर नंबर फर्स्ट आपका इसमें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, समावेशी शिक्षा का अर्थ है। क्या है समावेशी शिक्षा का, आप सभी को पता था, क्या बुद्धिमान की है, क्या नहीं, गरीब बच्चों की है, नहीं अल्पसंख्यकों की है, नहीं आपकी क्या है, स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा होती है, आपकी समावेशी शिक्षा, सभी का समावेश होता है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 30, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, जिसमें आपको देखना है GAD क्या है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए GAD आखिर क्या है। आप यहाँ पे मतलब क्या है, तुक्का नहीं लगा सकता, आपको पता होना चाहिए GAD आखिर क्या है। तो हम आपको बता देते हैं, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, सामान्यीकृत चिंता विकार है। अब ये क्या कहलाता है, ठीक है ना, इसके बारे में भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका क्या है GAD है, ठीक है ना, इसमें हम देख सकते हैं, इसमें एक्चुअली होता क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर GAD में हर समय किसी न किसी छोटी से छोटी बात को लेकर के होती है चिंता, ठीक है ना, चिंता होना ये आपका कहलाता है GAD। आप तो ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जिन्हें हर वक्त क्या है, किसी न किसी चीज की चिंता ही लगी रहती है, पूरे होल टाइम मतलब दिमाग में चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है ना, मतलब क्या अत्यधिक तनाव, ओवरलोडिंग जिसे कह सकते हैं आप, ठीक है ना। इसमें होंगे क्या लक्षण, क्या होंगे आपका, या तो अपसेट स्टमक होता है, यानी आपका पेट खराब हो जाएगा, अननेसेसरी थॉट्स आएंगे, मतलब पूरे दिन दिमाग घूम रहा है आपका, कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका एक्सेसिव स्वीटिंग, जब आप टेंशन लेंगे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलेगा तो क्या होगा, अत्यधिक पसीना आएगा। आपने देखा ना लोगों के मतलब ठंडी भी है तो भी मतलब पसीना चला आ रहा, थोड़ी सी मतलब नमी सी बनी हुई है, ठीक है, गर्मी है तो भी मतलब तो पूछे ही मत, ठीक, इस तरीके से। तो आप ही कारण भी हो सकते हैं, कुछ जेनेटिक से भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं एनवायरमेंटल होते हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल जो आपके होते हैं, न्यूरोकेमिकल जो होते हैं चेंजेस, उनकी वजह से भी होता है। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि हम एग्जाम सेंटर में जा रहे हैं, अब पता है ना कि हमारा एग्जाम तो होना है, 10 बजे से एग्जाम है, ठीक है ना, अब हमें तो जाना ही पड़ेगा। अब हमें पूरी रात नींद नहीं आई, पूरी रात नींद नहीं आई, जबरदस्ती हम सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अननेसेसरी का ओवरलोड ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे दिमाग में क्या होता है, और यही अत्यधिक जो चिंता होती है ना, तो लोग कर क्या रहे हैं, जैसे ये तो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम की ये बात थी, और लोग क्या जनरल लाइफ में भी मतलब इस तरीके के आप देखेंगे एग्जाम्पल लोगों के, कि मतलब लोग जनरल लाइफ में भी हर एक बात को लेकर के ओवरलोडिंग मतलब चिंता ले लेते हैं, तो वो क्या होगा, दिमाग उनका पूरे टाइम मतलब बिजी रहता है, व्यस्त रहता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, परिणाम पे ही, रिजल्ट पे ही मतलब ध्यान दिए रहते हैं। इससे क्या होता है, ऐसे लोगों को बोलते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि जो आपकी सामान्यकृत चिंता रोग है, इससे रिलेटेड होता है आपका GAD। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू टू ऑल।